स्पेशल रिपोर्ट का ये वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया है और 1 जून को देश भर के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे और जब एक साथ सभी चरणों के मतदान का रिजल्ट आएगा। गठबंधन जिंदाबाद। 1 जून शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज के लिए वोटिंग होगी। अंतिम फेज के चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की जोर आजमाइश का शोर गुरुवार की शाम थम गया। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बिहार की 8 लोकसभा सीट पर कुल 134 उम्मीदवार हैं, झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 52 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर इस बार मतदान हो रहा है। तो पंजाब की सभी 13 सीट पर अंतिम चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इन सीटों में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। आखिरी फेज के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई। वैसे आखिरी फेज में बिहार की 3 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। काराकाट सीट पर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह से है। यहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह बतौर निर्दलीय मैदान में है। तो बक्सर सीट पर बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का मुकाबला आरजेडी के सुधाकर सिंह से है। ददन पहलवान यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। वहीं जहानाबाद सीट पर जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का आरजेडी के सुरेंद्र यादव से मुकाबला है। यहां पूर्व सांसद अरुण कुमार बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। आखिरी चरण की जोर आजमाइश के बाद जीत के दावे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। वैसे बिहार की 8 सीट पर आखिरी फेज में बीजेपी के सामने स्ट्राइक रेट बनाए रखने की चुनौती होगी। पिछली बार सभी 8 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं तो विपक्ष पीएम के ध्यान पर सवाल खड़े कर रहा है। सियासत पीएम के कन्याकुमारी दौरे को लेकर बेहद तेज है। वार पलटवार के बीच सवाल यही कि पीएम के ध्यान से विपक्ष परेशान क्यों हो रहा है। काशी के लिए एक बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना पर जाने से पहले ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के वोटर को स्थानीय भाषा में दिया। आखिरी फेज के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में लीन हो रहे हैं। पीएम के ध्यान लगाने पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने तो निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री की साधना पर सियासी संग्राम इस कदर तेज है कि तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम ध्यान के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए कन्याकुमारी गए हैं। तेजस्वी ने मांग की है कि पीएम जब ध्यान करें तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी केवल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष के सवाल को लेकर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है।
प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। प्रधानमंत्री जी का कन्याकुमारी दौरा, उसको लेकर भी है कांग्रेस सवाल कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। कौन कैमरा लेकर जा रहा है भाई? प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए भैया। देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के आखिरी फेज से पहले ध्यान साधना कर रहे हैं। पीएम के ध्यान लगाने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर सियासत गर्म है। सवाल यही कि पीएम के ध्यान से विपक्ष परेशान क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं ओडिशा का विधानसभा चुनाव खत्म होते होते राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी दावा कर रही है कि नवीन पटनायक की तबीयत ठीक नहीं है। पीएम ने इसके पीछे साजिश का शक जाहिर किया है और बीजेपी के राज्य की सत्ता में आने पर मामले की जांच कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन नवीन पटनायक ने भी उन्हें खरी खरी सुना दी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ओडिशा का विधानसभा चुनाव खत्म होने के कगार पर है, पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबीयत के मुद्दे ने ओडिशा की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी का कहना है कि 24 साल से ओडिशा के सीएम की कुर्सी पर काबिज नवीन पटनायक बीमार हैं और जब बीमार हैं तो वो राज्य को कैसे संभालेंगे। बीजेपी इस बात को जमकर भुनाने में लगी हुई है। खुद पीएम ने ओडिशा की एक रैली में इस मामले की जाँच करवाने का बयान दे दिया। नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। नवीन पटनायक ने पीएम के बयान को वोट पाने का पैंतरा बताया और साफ कह दिया कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है। If he is to form a committee, I suggest he form a committee to look into the people who are spreading such false rumors about my health. इससे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नवीन पटनायक का एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें एक रैली के दौरान भाषण देते हुए उनका हाथ कांपता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही उनके करीबी वीके पांडेयन की इस पर नजर पड़ी, उन्होंने तुरंत पटनायक का हाथ पोडियम के पीछे कर दिया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वीडियो के जरिए ये तक दावा कर चुके हैं कि नवीन पटनायक बीमार होने की वजह से अपने हाथ से दस्तखत भी नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जातियों के समीकरण में इस बार कैसे फंसी है घोसी लोकसभा सीट, इस रिपोर्ट से समझिए। घोसी लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, जातीय समीकरण में फंस गया घोसी का चुनाव। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। घोसी का इतिहास बताता है कि अब तक हुए 17 चुनावों में 14 बार चौहान, राजभर और राय समाज से आने वाले प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। 1999 में बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान चुनाव जीते। 2004 में समाजवादी पार्टी के चंद्रदेव प्रसाद राजभर ने जीत दर्ज की थी। 2009 में बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह चौहान जीते। 2014 में बीजेपी के हरि नारायण राजभर ने इस सीट पर जीत दर्ज की।
और 2019 में बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने यहां से जीत दर्ज की। लेकिन इस बार इन तीनों जातियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं, इसलिए घोसी लोकसभा सीट का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने इस सीट पर एसपी के अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय चुनावी मैदान में हैं और बीएसपी की तरफ से बालकृष्ण चौहान घोसी से ताल ठोक रहे हैं। जनता के बीच में जनता आगे आकर मेरा चुनाव लड़ रही है और सिर्फ इसलिए आगे आकर चुनाव लड़ रही है कि जो 3 चेहरे हैं उसमें सिर्फ राजीव राय एक ऐसा चेहरा है जो अस्थायी है, जिस चेहरे में स्थायित्व है और हर सुख दुख में खड़ा रहा। बाकी दोनों प्रत्याशी हर चुनाव में या तो पार्टी बदल के या लोकसभा क्षेत्र बदल के आ जाते हैं, हार जाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो जनता को वो चाहिए जो उनके सुख दुख में बीच में लगातार बना रहा। जिस प्रकार से जनता लगातार अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दे रही है, उससे यह महसूस हो रहा है कि इस बार घोसी के एनडीए की जीत प्रचंड होगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को घोसी लोकसभा सीट पर मतदान होना है। उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन घोसी का मतदाता इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देने की बात कर रहा है। सबसे बड़ा जो है यहाँ मुद्दा जो अपराध का था, अब माननीय योगी जी के सौजन्य से यहाँ जो है देख रहे होंगे कि अपराध के खिलाफ इस तरह प्रदेश में अभियान चलाया गया कि अपराधी जो है ध्वस्त हो गए। इस समय जो सिनेरियो यहाँ बन रहा है घोसी लोकसभा सीट के लिए, जातिगत चुनाव में बीएसपी सबसे भारी पार्टी के रूप में दिख रही है। एनडीए प्रत्याशी को हर दल, हर जाति का, हर वर्ग का मतदान मिल रहा है, वो भी मोदी और योगी जी के नाम पर। घोसी लोकसभा सीट पर जनता बदलाव में विश्वास रखती है। ये बात घोसी के पिछले चुनाव परिणामों को देखकर कही जा सकती है। हालांकि इस बार घोसी की जनता किसे अपना आशीर्वाद देने वाली है, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। केरल में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों में गर्मी का तांडव जारी है और इसीलिए लोग अब बेसब्री के साथ झमाझम बूंदों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मानसून यहां विशेष तौर पर उत्तर भारत में कब तक आएगा। केरल के द्वार मॉनसून की बहार, कहीं गर्मी से आफत, कहीं राहत। ये तस्वीरें आपके दिल को खुश कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपके दिल को सुकून दे सकती हैं, क्योंकि केरल के कोट्टयम से आई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि केरल के द्वार पर मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। झमाझम बारिश ने यहां गर्मी के प्रचंड रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और खबर है कि झूमते झूमते जून के अंत तक मॉनसून दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाएगा। लेकिन सुकून और सुख देने वाली इन तस्वीरों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में आग उगलता आसमान सब कुछ जला देने को तैयार दिख रहा है। न घर में चैन है न बाहर, हर सिस्टम हर तकनीकी संसाधन में जैसे मौसम ने आग लगा दी है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का समझ लीजिए, जहां मौसम की मार के बीच पानी की किल्लत ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। और यही वजह है कि अब गर्मी से परेशान लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर रही हैं। चिट्ठी लिखकर केंद्र से ये त्राही रोकने की बात कह रही हैं। जब दिल्ली के 3 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी ही पर्याप्त नहीं जा रहा है, यमुना में पानी ही पर्याप्त नहीं आ रहा है, हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, तो दिल्ली के लोगों के पास तो पानी की किल्लत होगी ही। हमने कुछ दिन पहले हरियाणा को भी चिट्ठी लिखी थी, आज हम केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे। हरियाणा सरकार अपनी मनमानी से दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं कर सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है, ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली में त्राही मचने से रोके। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया, दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और खुद शीश महल में रहते हैं।
अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे? दिल्ली में मौसम ने क्या हाल कर रखा है, इसे जरा आंकड़ों से भी समझिए। दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक 28 मई की आधी रात से 29 मई की आधी रात तक विभाग को एक दिन में 220 आग लगने की कॉल्स रिसीव हुई। दिवाली पर लगने वाली आग की कॉल को छोड़कर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में आग लगने की 220 कॉल आई हो। फायर डिपार्टमेंट इसके लिए भीषण गर्मी को वजह मानता है, इसीलिए न्यूज 18 इंडिया ने भी दिल्ली की गर्मी की पड़ताल करना जरूरी समझा। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो मशीनरी गर्मी से बचाने के लिए घरों पर लगाई गई है, वो गर्मी की वजह से साक्षात बम बन गई है। कई जगहों से एसी फटने की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 100 की हैं, जहां एसी में धमाका होने की वजह से पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया। उधर राजस्थान में मौसम ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोगों को लगातार घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और जो हीट वेव का दौर है उससे राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगले 5-4 दिन राजस्थान के कुछ भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी धूल भरी तेज हवाओं का प्रभाव भी बना रहेगा। इस दौरान जो हवा की गति है वो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रचंड गर्मी का असर लोगों पर देखा जा रहा है। घरों से निकलना लोगों की मजबूरी है, लेकिन जो निकल रहा है वो मौसम का ऐसा रूप देखकर दहशत में है। फिलहाल लोग बेसब्री से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेघ मेहरबान होंगे और कब इस प्रचंड गर्मी का अंत होगा। ब्रेकिंग न्यूज दौसा से मिल रही है, जहां पर हीट स्ट्रोक से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। तबीयत खराब होने पर ट्रक ड्राइवर आराम कर रहा था। ट्रक में आराम करते वक्त ही ड्राइवर की मौत हो गई है। हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका जताई जा रही है। भीषण गर्मी की वजह से चालक की यानी ड्राइवर की स्किन भी जल गई है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है दौसा से, जहां पर गर्मी का प्रकोप किस कदर जानलेवा साबित हो रहा है। एक ट्रक ड्राइवर के लिए यह जानलेवा साबित हुआ। हीट स्ट्रोक से कहा जा रहा है ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक में आराम कर रहा था, तबीयत खराब हो रही थी इस ड्राइवर की, और इसी के चलते यह ड्राइवर ट्रक में आराम कर रहा था, उसी दौरान उसकी जान चली गई। गर्मी की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में जंगल में आग लगने की अब तक 1000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिछले 44 दिनों में अब तक 9500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुका है। वहीं जंगल की आग अब कई रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। 15 अप्रैल से लेकर अब तक 1033 आगजनी के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में वन विभाग आग बुझाने में लाचार और बेबस नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी अब तक आग बुझाने के लिए एयरफोर्स और सेना की मदद नहीं ली गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। गर्मी की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में जंगल में आग लगने की अब तक 1000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। ऐसी एक और आग लगी हुई है जंगलों में, धुआं उठता देख सकते हैं। दूर से ही धुआं कई एक बड़े इलाके में दिखाई दे रहा है। पिछले 44 दिन हो गए और 44 दिनों में अब तक 9500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुका है। कितना नुकसान प्रकृति को हो चुका है इसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता। जब से जबालिया कैंप में इजरायली सैनिकों को मारा गया है, उसके बाद से नेतन्याहू सरकार के सिर पर खून सवार हो गया है। हमास को मारते मारते अब इजरायली सेना शरणार्थी कैंपों पर हमला करने लगी है। इधर हमास ने यह धमकी दी है कि अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी। अब गाजा में वही कब्जा करेगा जो जिंदा बचेगा। इस वक्त रफाह पर सबकी निगाहें हैं। रफा में नरसंहार, हमास पर डबल हमला। अब तक गाजा युद्ध में 36,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
अब तक उत्तरी गाजा से 21 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुके हैं। 10 मई 2024 के बाद से रफा में इजराइल के भयंकर हमलों की वजह से 6 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो गए हैं। आखिर रफा में क्या हो रहा है? दुनिया क्यों कह रही है रफा में सबकी निगाह है? पिछले 24 घंटे में इजराइल ने रफा, खान यूनुस, अल मवासी और जबालिया कैंपों पर इतने खौफनाक और भीषण हमले किए कि कई फिलिस्तीनियों की लाशें बमों के धमाके में भाप बनकर उड़ गई हैं। आखिर अचानक इजराइल दक्षिणी और उत्तरी गाजा में हमले क्यों तेज कर रहा है और कहां-कहां हमले कर रहा है, जरा ये देखिए। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने उन जगहों पर हमले किए हैं जहां से हमास फिलिस्तीनियों के बीच छिपकर हमले कर रहा है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने खान यूनुस पर हमास के अड्डे पर हमले किए हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इसके अलावा रफा में इजराइल ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यहाँ हमास सबसे ज्यादा हमले इजरायली सैनिकों पर सुरंगों से कर रहा है। इसके अलावा इजराइल ने अल मवासी में भी हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने उस सेफ जोन में हमले। और फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल और आगे देखिए हमारी खास पेशकश।